हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विवेक यादव। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि यूपीपीएससी में रिजर्वेशन एंड माइग्रेशन विद ट्रांसपेरेंसी के इशू पे हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 8 सालों से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको हम लोग जहाँ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहाँ हमें कुछ धांधली दिखती हुई मिलती है हम उसे एक्सपोज़ करते हैं। आज उसी धारा में आगे बढ़ते हुए यूपीपीसीएस 2024 का जो रिज़ल्ट आया था उसको एनालिसिस किया जाएगा और उसके एनालिसिस पे ही आप लोगों से कुछ बात की जाएगी ताकि आप लोग बात अच्छे से समझ पाए कि आपके साथ हो क्या रहा है। पिछले कई सालों से जो आपके साथ चीज़ें चल रही थी इस बारे में कोई अभी तक नहीं बोला। मैं सबसे लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ काम पे हम लगे थे, कुछ डाटा कलेक्ट कर रहे थे और वेट कर रहा था कि शायद कोई हमारे इस पक्ष में बोले कि हो क्या रहा है यूपीपीसीएस 2024 में। यूपीपीसीएस 2024 का आपने रिज़ल्ट देखा है कि माइग्रेशन के बिना रिज़ल्ट जारी किया गया है और ऐतिहासिक रिज़ल्ट है क्योंकि ऐतिहासिक इस बात से हो जाता है कि संडे के दिन, मतलब जिस दिन आयोग बंद रहता है, सैटरडे और संडे बंद रहता है, रात को 11:45 पीएम पे रिज़ल्ट आता है। मतलब ये बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है कि इनसे एक दिन रहा नहीं जा रहा है क्योंकि माइग्रेशन पे ऑलरेडी केस चल रहा है। कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो हमारा आज का मुद्दा है उस पर हम अच्छे से बात करते हैं। पहले आप पॉइंट्स को देखिए फिर समझिए। उस दिन संडे के दिन रात को रिज़ल्ट आता है। काफ़ी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कई बार मेंस दिए हैं, पीसीएस का मेंस दिए हैं और आईएएस में तक, मतलब यूपीएससी तक में सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ यूपीपीसीएस में नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं क्योंकि वो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं। चलिए चालू करता हूँ। पीसीएस टॉपर सहित 27 बेटियाँ दूसरे प्रांतों की, नोटिस करिएगा। तो पीसीएस 2024 का जो रिज़ल्ट आता है उसमें जो लड़की टॉप करती है, उस लड़की में जो लड़की होती है नेहा पंचाल। देखिए, मुझे जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आयोग के रूल से सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन आयोग ने जो रूल बनाया है वो यूपी के रिज़र्व कैटेगरी को नुकसान कर रहा है, मुझे इससे आपत्ति है। तो 932 पोस्ट पे चयन होता है, सोच लीजिए, और 319 लड़कियों का सिलेक्शन होता है जिसमें से 27 दूसरे राज्यों की होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप करने वाली नेहा पंचाल कहाँ से हैं? दिल्ली की हैं। आपको हम सारी चीज़ें रिकॉल कराएंगे कि आपके साथ कैसे हो रहा है, ठीक है ना। और अभी इन्होंने दिल्ली से टॉप किया है। इसी तरीके से आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि 2018 में जब रिज़ल्ट आता है और 2019 में भी पीसीएस का रिज़ल्ट आता है तो कहाँ से लोग टॉप करते हैं? दिल्ली, हरियाणा से लोग टॉप करते हैं। इवन साउथ का भी एक बंदा हमारे यूपीपीसीएस 2018 में सेलेक्ट होता है क्योंकि इसका रिज़ल्ट 2020 में आता है। अभी मैं खोलूँगा, सारा कच्चा चिट्ठा खोलूँगा धीरे धीरे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। कुछ ये देखिए, अब मुझे कोई गलत तो कह नहीं सकता है क्योंकि भाई पेपर का न्यूज़ है। अगर आप पेपर की न्यूज़ को भी गलत कह रहे हैं जो ऑथेंटिक सोर्स से आया है तो इसका मतलब कि आप जो है भरोसा नहीं करना चाहते हैं किसी भी जो पॉइंट है। पीसीएस उत्तर प्रदेश के साथ 10 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने भी पाई सफलता। मतलब आपका जो यूपी पीसीएस का पेपर है उसमें यूपी के लोग ना सेलेक्ट होके बाहर के 10 राज्यों के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ उस एक माइग्रेशन पॉलिसी की वजह से। उसके बारे में बात करेंगे, माइग्रेशन पॉलिसी के बारे में। 10 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने सफलता पाई। चयनित अभ्यर्थियों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे 10 राज्यों में उपस्थिति दर्शाती है। यूपी की परीक्षाएं अब राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बन चुकी। क्या बात है, सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी और आगे बढ़ते हैं, तब आपको समझ आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। अभी आप देखते जाइए। ये हमने एक डाटा तैयार किया था यूपी पीसीएस 2024 का।
स्पेशली मेरे ही ग्रुप के लोग हैं, बहुत सिंसियर लोग हैं, उन्होंने बाकायदा बहुत मेहनत किया सुबह से लेकर शाम तक, तो ये डाटा तैयार किया कि यूपी पीसीएस में सिलेक्शन किसका किसका हुआ है। तो इसको दिखाने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप देखिए कि सिलेक्शन किसका हुआ है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन क्या हुआ है। ये देखिए, डिप्टी जेलर देख रहे हैं, देखिए ओबीसी देखिए कितने हुए हैं, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी बहुत कम है, और एससी इतना ही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डिप्टी जेलर, आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखिए तब आपकी थोड़ी आंखें खोलेंगी। ये देखिए, और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, मतलब डिप्टी जेलर में आप देख लीजिए। और ईडब्ल्यूएस भी देखिए, ऐसा नहीं कि ओबीसी बस बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस को भी साथ में रगड़ा गया है, ऐसा नहीं है। देखिए, और ईडब्ल्यूएस फिर एससी है, बस इतने ही लोग हो पाए हैं, बाकी लोग पढ़ने में कमज़ोर होंगे, इसी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अभी मैं इसका भी डाटा दिखा देता हूँ। डिप्टी जेलर में तो आप देख ही लिए हैं कि लगभग 60 पोस्ट में 45 सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी मीन्स जनरल कैटेगरी के लोग हुए हैं 60 पोस्ट में डिप्टी जेलर में। मतलब आप इमेजिन करिए कि वर्दी सिर्फ 45 लोग यही पाएंगे, और बाकी में ओबीसी, एससी, एसटी होंगे। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, जो मैंने डाटा तैयार किया था उस डाटा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल इसके बारे में नहीं बात करेगा, क्योंकि उनको पता है ना कि इस बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेरी छवि ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उन्हें माइग्रेशन एक विवादित मुद्दा लगता है। विवादित मुद्दा इसलिए लगता है क्योंकि यूपी के रिज़र्व कैटेगरी की जब बात होगी तो वो विवादित मुद्दा हो जाता है। यूपी पीसीएस 2024 का रिज़ल्ट आता है संडे की रात को, और जो यूपी पीसीएस मेंस 2025 का मेंस लिख रहे थे वो भी ये रिज़ल्ट देख के शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें कई बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कई बच्चे नहीं सेलेक्ट होते हैं, और जो बच्चे नहीं सेलेक्ट होते हैं वो मेंस छोड़ के चले जाते हैं। मतलब यूपी पीसीएस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं उनको भी मेंटलिटी को ध्यान रखा जाए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 15,000 बच्चे मेंस दे रहे हैं तो 15,000 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो 932 पोस्ट पे ही होगा, लेकिन उस 932 पोस्ट पे रिज़र्व कैटेगरी के लोगों का सिलेक्शन बहुत कम होता है। सिर्फ अप्रॉक्स लगभग 50% के आसपास रिज़र्व कैटेगरी का होता है, और अनरिज़र्व जिसको जनरल कैटेगरी बोलते हैं वहाँ पे 50% सिलेक्शन इन्हीं का हो जाता है। मतलब ये जो हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, आप देखते जाइएगा। डिप्टी कलेक्टर में जनरल 12 पोस्ट, ओबीसी 14 पोस्ट, एससी 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस देखिए कितना हुआ है 4 पोस्ट। ठीक है, एससी 7 पोस्ट। आप डीएसपी देखिए, डीएसपी जो एक बहुत बड़ी नौकरी होती है, जनरल की कितनी है 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी में सिर्फ 4 हुए हैं, एससी में सिर्फ 3 हुए हैं। यहाँ पे भी तुम गए। ये जो मैं पोस्ट दिखा रहा हूँ इसमें माइग्रेशन वाली बात अभी तो मैंने की ही नहीं है कि कितने माइग्रेट हुए। माइग्रेट तो बहुत कम किए गए हैं, वो भी मैं डाटा प्रोवाइड कराऊँगा। आप यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, कुछ और भी पोस्ट दिखाते हैं। देखिए इसी तरह से सारे एक एक पोस्ट का डाटा बना के तैयार किया गया है, जो ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। सारे डाटा तैयार किए गए हैं। आपको मैं वहाँ दिखाता हूँ कि कहाँ। नायब तहसीलदार देखिए, नायब तहसीलदार देखिए, जनरल 116, ईडब्ल्यूएस 27, ओबीसी 57, ये हाल है। इसी तरह से एससी एसटी। आपको अभी मैं दिखाता हूँ, और कहाँ गया, डिप्टी जेलर जनरल 36, ईडब्ल्यूएस 37, लगभग 45 के आसपास थे यहाँ पे। और ओबीसी देखिए कितने हुए हैं, सिर्फ 5, ओबीसी सिर्फ 5 ही हुए हैं डिप्टी जेलर में। आप देखिए ध्यान से, मतलब ये जो जनरल की पोस्ट पे है, अगर इनको माइग्रेट भी किया जाता, मतलब इनको माइग्रेट भी नहीं किया गया ओबीसी को, ये इस लायक नहीं है कि माइग्रेट किया जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इनके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, मेंस में इनके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इन्हें माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। पढ़ने में ज़्यादा सक्षम है इस वजह से। इसी तरह से और भी वैकेंसी में यही हाल है। तो मैं अब सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ, हो क्या रहा है। ये देखिए, अभी एक जिसमें सिंगल पोस्ट है वहाँ पे सिर्फ जनरल भरा जा रहा था और कोई नहीं भरा जा रहा था। आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है,
हाँ, टोटल जनरल सीट पे 448 सीट पे जिसमें EWS को मिला दिया जाए तो वहाँ पे क्या है, EWS और जनरल 97 प्लस 351 448 सीट पे 932 सीट का 48.061% पे सिर्फ जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है, और ओ मतलब एक विशिष्ट वर्ग का सिलेक्शन हुआ है। और OBC में सिर्फ 272 का सिलेक्शन हुआ है, मतलब 29% का। ठीक है, मतलब हमें 27% जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें सिर्फ 2% माइग्रेट कर पाए हैं। इमेजिन करिए इस चीज़ को, देखिए। और SC में 185 मतलब 19% का सिलेक्शन। SC में कितना, 21% रिजर्वेशन है, यहाँ पे तो घट गए, बट यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा सिलेक्शन हो गया। अब इसको मैं थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। जो एक होता है अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है ना, आपको एग्जैक्टली पता है, और जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी तो अगर हम बात करें टोटल जनरल कैटेगरी की, टोटल जनरल कैटेगरी की अनरिजर्व को हटा दें तो कितना सिलेक्शन हुआ है, 48 पॉइंट समथिंग % के आसपास। मतलब 400 कितना है, क्योंकि मैं डाटा में फ़र्क नहीं करना चाहता हूँ, 448। ठीक है, तो 932 पोस्ट में 448 पोस्ट सिर्फ एक विशिष्ट वर्ग को दे दिया गया। एक विशिष्ट वर्ग, ये सामाजिक न्याय है, ये सामाजिक न्याय है। आप सोचिए इस बारे में ज़रा, ये सामाजिक न्याय कहाँ से है। मतलब आप 932 पोस्ट में 448 पोस्ट उनको दे दिए, बची खुची 400 समथिंग 60 या 65 पोस्ट, 60 या 470 पोस्ट जो भी है, उसमें OBC, SC, ST और जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग आते हैं, जो भी हो रिज़र्व कैटेगरी के लोग, उनको सिलेक्शन दिया गया है। ये न्याय चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो UPPSC है वो हमारे लिए बहुत न्याय की व्यवस्था कर रही है, बिना भेदभाव के हमें नौकरी दे रही है। इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके को किनारे करते हुए संस्था अपना शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आपके साथ चुपचाप चोरी छिपे आपके साथ बेईमानी करती गई और आपको पता नहीं चला। और आपको लगता है कि ये 2024 का रिज़ल्ट है, सिर्फ 2024 में ऐसा किया गया है? नहीं, ये किया चालू हुआ है UPPCS 2018 से, क्योंकि 2018 का रिज़ल्ट जो आयोग जो है रूल बनाता है 2019 और 20 में, वो रूल अप्लीकेबल हो जाता है पीछे वाले सभी एग्ज़ाम्स पे, और ये रूल 10 जनवरी से लागू हो जाता है। और UPPCS 2018 का रिज़ल्ट कब आता है, मान के चलिए कि सितंबर 2020 में। तो सितंबर 2020 में ही जो परसेंटेज है रिज़र्व कैटेगरी का सिलेक्शन वो घटने लग जाता है, क्योंकि इसका मेंस का रिज़ल्ट आता है जून 2020 में। और ये इसमें कितनी पोस्ट होती है, 1000 पोस्ट होती है। तो यहीं से आपका हक मारना चालू कर दिया जाता है। फिर 2019 में अदर स्टेट की लड़की टॉप करती है, 2020 में भी वही हाल होता है, और 2021, 22, 23 यही सब चलता रहता है, और 24 में फिर एक बड़ी पोस्ट आती है, वो भी हमारे हाथ से चली जाती है, 1000। 2025 में 1000 मोटा मोटा, ये भी हमारे हाथ से लगभग है। ये कोई एकदम ना कह दे कि भाई डाटा एकदम आप गलत दे रहे हो, मैं अप्रॉक्स डाटा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रट के नहीं बैठा हूँ। तो 1000 अप्रॉक्स ये भी डाटा है, ये भी चला जाएगा। और हम बात करें, ये जो डाटा मैंने आपको बताया है वो विथ माइग्रेट के साथ है। मतलब ये जो OBC, SC, ST और जो अदर रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो 470 लोग के आसपास सेलेक्ट हुए हैं UPPCS 2000 में, वो माइग्रेट किए हैं। अब माइग्रेट कितने किए हैं आपको बताऊं तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। 30 या 35 ही लोग माइग्रेट कर पाए हैं टोटल, मोटा मोटा 40 या 45, उसका भी डाटा है मेरे पास। आपका दायित्व तो बनता है कि आप क्वेश्चन पूछें, आप क्वेश्चन पूछें आयोग से, आप क्वेश्चन पूछें जो इस आयोग को इस तरह के कारनामे करने दे रहा है। आप उनसे क्वेश्चन पूछिए जिनको आपने ये अथॉरिटी दी है। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप चीज़ों को समझ रहे हैं मैं किससे कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन पूछने के लिए। और क्या यूपी में रिज़र्व कैटेगरी में
क्या मतलब कुछ ही समाज के वर्ग के लोग आते हैं, इसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं। ओबीसी वर्ग आते हैं, ओबीसी में बहुत हैं, यादव हैं, पटेल हैं, मौर्य हैं और प्रजापति है और ऐसे बहुत से मतलब विभिन्न जातियां हैं। इसी तरह से एससी में भी हैं, इसी तरह से एसटी में भी हैं और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में भी हैं। ईडब्ल्यूएस में तो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। इनके पास तो एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि ये अगली बार से जो है अपना जो है फॉर्म किस में डाल सकते हैं। अगली बार से ये अपना फॉर्म जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। इस बार तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर दिया, इनको चीज़ें नहीं पता थी, अब पता चल गई हैं, ये जनरल में डाल देंगे। बट हम कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन ये है। ये जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं ये कहाँ जाएंगे, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड कहाँ जाएंगे, ये फीमेल कहाँ जाएंगी, इनका जवाब कौन देगा? है किसी के पास? नहीं है तो पूछिए, अपने समाज को जागरूक करिए, अपने लोगों को यूनाइट करिए। अगर अभी नहीं मौका यूनाइट कर पा रहे हैं तो कभी नहीं कर पाएंगे। और जो व्यक्ति इतनी आवाज़ उठा रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए आप लोग। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ये पोस्टर हाँ हमारे ग्रुप के लोगों ने बना के शेयर किया था, चीज़ें आपको शेयर कर दिया था। मोटा मोटा इन्होंने सारी चीज़ें बता दी थी, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। अब और आगे आते हैं। हाँ, यूपी पीसीएस 2000, ये टेलीग्राम ये व्हाट्सअप ग्रुप है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिज़ल्ट एनालिसिस क्या हुआ था। जर्नल में 356, ओबीसी 272, ईडब्ल्यूएस 97, ओबीसी सिर्फ 272, एससी 186, एसटी बेचारे 21 ही सेलेक्ट हुए हैं। मतलब आप जनरल ये जोड़ लीजिए तो 400 समथिंग 48 पोस्ट आती है। क्या बात है। अदर स्टेट का सिलेक्शन कितना हुआ है? 45 लोगों का। टोटल जनरल स्टूडेंट यूपी के 311 हैं। ओबीसी कैंडिडेट माइग्रेट इन जनरल 33, सिर्फ 33 स्टूडेंट माइग्रेट किए हैं 932 सीटों पे। जब लास्ट स्टेज में आप माइग्रेट कराओगे तो यही होने वाला है और यही हो रहा है। इसको थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करते हैं तो शायद आपको समझ आएगा। अब एक चीज़ और भयानक है, डरावनी वाली है। एससी में एक भी बंदा माइग्रेट नहीं किया, एसटी में भी नहीं माइग्रेट किया। क्या बात करें। अब ये देख सकते हैं कि जब माइग्रेट ही 33 स्टूडेंट कर पाए हैं टोटल 932 में, तो किसका ज़्यादा सिलेक्शन होगा? आप प्री में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन लेते नहीं हो, क्योंकि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें अनरिजर्व की जो कट ऑफ होती है, अगर उस कट ऑफ को जो कोई भी क्वालिफाई करता है उसमें माइग्रेट करेगा। तो अपना ओबीसी को माइग्रेट करने देते हो, ना एससी को, ना एसटी को, ना ईडब्ल्यूएस को, और फीमेल और पीएच किसी को नहीं माइग्रेट करने देते हो। तो प्री में आप प्री में भी नहीं जाने दे रहे हो, मेंस में भी नहीं जाने दे रहे हो। इंटरव्यू लेके आप रिज़ल्ट निकालते हो तो यहाँ पे ये हाल हो जाता है। क्या बताया जाए, देख के चलिए आपको मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया। अगर आपको लग रहा है कि हमें अपने समाज को जागरूक करना चाहिए, अपने परिवार को बताना चाहिए, अपनी फैमिली को बताना चाहिए कि जो चीज़ें चल रही हैं 2018 से उसको लेके अवेयर किया जाए, और अपने हर एक जो भी अपने परिवार के भाई हो, बहन हो और अपने दोस्त यार हो, उनको बताइए कि आपके साथ कैसे किया जा रहा नुकसान। जो रिज़र्व कैटेगरी का जो नारा है कि रिज़र्व कैटेगरी को मतलब आपको रिज़र्वेशन दिया गया है और आपको आपकी रिज़र्वेशन कैटेगरी में बांध दिया गया। 27% स्टूडेंट को ओबीसी में रख दिया गया है और 21% एससी को एससी में रख दिया गया है और 2% एसटी को एसटी में रख दिया गया है। एक सेकेंड, क्या हो गया? एसटी में रख दिया गया है और 10% ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस में रख दिया गया है। और फीमेल तो भैया इनका तो क्या ही बोले, इनका भी बहुत बुरा हाल है। इनको भी अपनी ही कैटेगरी में पास होना, पीएच को भी अपनी कैटेगरी में पास होना, और ये सब आपको प्री मेंस इंटरव्यू हर एक स्टेज पे जाना है। फाइनल में लास्ट में आपको माइग्रेट कराएंगे। ये है आयोग की पॉलिसी, और ये पॉलिसी जिन्होंने बनाया है वो किनके इशारों पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये सब लोग बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो इसलिए आयोग को आप प्रेशराइज़ करिए, आप लेटर भेजिए, उनको बताइए कि सर आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। आप अपने जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे बात करिए, उनको ये रिज़ल्ट दिखाइए, उनको बताइए कि सर इस तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। और मैं आपको एक क्लियर कट बात बता देता हूँ कि आपके साथ कोई नहीं आने वाला है। अगर किसी को आना होता तो बहुत से लोग आ गए होते हैं। मेरी लड़ाई देखिए, मेरा अपोज करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, मुझे तो पर्सनली लोग धमकी देते हैं,
कई लोग तो मुझको एफआईआर करने की धमकी देते हैं, कई लोग कहते हैं हम ये करा देंगे वो करा देंगे, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। और हो सकता है बैड पीछे कर भी रहे होंगे, लेकिन जब मैं गलत हूँ नहीं, मैं न्यायालय की प्रक्रिया के तहत चल रहा हूँ, मैं अपनी बात सही तरीके से रख रहा हूँ, तो आप मुझ पे कैसे कोई एक्शन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझ पे कोई एक्शन लेता है तो आप लोग को खुल के सामने आना होगा मेरे लिए, क्योंकि इस तरीके से कोई बोल भी नहीं रहा है। ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जय हो स्टडी, ये लोग बताते हैं मेरे यहाँ से इतना सिलेक्शन हो गया। बताइए ना कि सिलेक्शन किस में हो रहा है, किसका हो रहा है। सिंप्लीफाई यूपी पीसीएस आपने देख ही लिया होगा। ऐसे बहुत बड़े 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 चैनल हैं। टारगेट कई हैं ऐसे चीज़ें, चैनल है। टारगेट विद डिप्टी कलेक्टर एक विवेक चैनल है, पता नहीं कौन सा, देखिएगा। ऐसे बहुत से चैनल पड़े हुए हैं, कोई अपोज नहीं कर रहा है। और सोचिए आयोग, मेरी लड़ाई किससे? मेरी लड़ाई सिर्फ इन यूट्यूब एजुकेटरों से नहीं है, मेरी लड़ाई हम सब की लड़ाई, जिसमें मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, क्या बात मैं अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो हम सब की लड़ाई है रिजर्व कैटेगरी की। आयोग से भी लड़ना है, इनडायरेक्टली हमें अपने जनप्रतिनिधियों को भी अपनी बात पहुँचानी है। दूसरी, यूट्यूब एजुकेटर जो हमें इतने दिन से मिसलीड करते गए कि आप पढ़ रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। अरे आप बताइए ना कि कितने लोग का सिलेक्शन हो रहा है, कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, परसेंटेज किसका ज़्यादा हो रहा है। देन उसके बाद टेलीग्राम चैनल हैं जो आपको मिसलीड कर रहे हैं ग्रुप बना बना के। उसके बाद आपको सोसाइटी, इतने लोगों से आपको लड़ना है, और इतने लोगों के लड़ने के लिए अकेले ही मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, और कोई आगे नहीं आ रहा है। और इन लोगों में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा हमारे लिए, ना ही जो लोग रूलिंग है और रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी नहीं है अभी हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ काम कर रही है। हम तो माननीय सीएम जी को कई बार ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने भी कुछ रिस्पांस नहीं दिया है। और विपक्षी पार्टियों को भी हमने ज्ञापन दिया है, वहाँ भी उन्होंने कुछ प्रयास किया था, विधानसभा विधान परिषद तक मुद्दा उठा और संसद तक भी मुद्दा उठा, बट हमें कोई आउटकम नहीं मिला अपने माइग्रेशन के मुद्दे पे। और हम लोग न्यायालय के अधीन होकर सारी प्रोसेस को कर रहे हैं। और न्यायालय में भी देखिए, न्यायालय में भी हमको कितने लोगों से लड़ना पड़ रहा है। आपको न्यायालय के बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, आप देख सकते हैं कि पिछले 7 महीने से लगातार हम उसमें लगे हैं। और यूपी पीसीएस 2024 का केस ऑलरेडी चल रहा था, तब भी रिज़ल्ट आ गया, उनको इंतज़ार नहीं हुआ। यूपी पीसीएस 2025 का भी केस चल रहा है, यूपी पीसीएस 2025 का भी केस चल रहा है, आरओ का भी केस चल रहा है। और आप अभी देखिएगा आरओ का जब आयोग ज़बरदस्ती करके रिज़ल्ट निकालेगा तो उसमें भी यही चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी। और अभी जो रिज़ल्ट आया है एलटी ग्रेड सोशल साइंस का, जो सामाजिक विज्ञान है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। 60+ नंबर, मतलब 60-65 नंबर पे जो है लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी का सिलेक्शन, एससी का सिलेक्शन, ईडब्ल्यूएस का हो ही नहीं रहा है। कितने पे? 90 क्वेश्चन पे हो रहा है, 90+ क्वेश्चन पे हो रहा है। कहाँ का न्याय चल रहा है भाई? और अदर स्टेट वाला जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, भैया जो कोई फॉर्म भरता है वो किस में भरता है? अनरिजर्व में भरता है अदर स्टेट का। तो जो अनरिजर्व में भरेगा अदर स्टेट का, तो और अनरिजर्व की कट ऑफ तो कम जा रही है ना, तो उसका तो सिलेक्शन होगा ही। इसीलिए 10 राज्यों के लोग आके यहाँ पे नौकरी पा रहे हैं, और हम लोग यूपी में पैदा हो गए रिजर्व कैटेगरी में। ये हमारी गलती हो गई है इस आयोग के पॉलिसी की वजह से कि हम अपना सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब या तो आप अपना रिजर्वेशन हटा दीजिए, और रिजर्वेशन हटा के सब लोग जनरल से फॉर्म भरिए और अनरिजर्व में एग्ज़ाम दीजिए। तो इससे क्या होगा कि रिजर्व कैटेगरी की सारी सीटें खाली हो जाएंगी। तो आयोग का वही एक पुराना धर्रा था कि भैया हम तो यही कह रहे थे कि रिजर्व सीटें खाली जा रही हैं, इसीलिए हमने ये रूल बनाया कि लास्ट में माइग्रेट करेंगे। तो वैसे भी आपको बाहर किया जा रहा था, और रिजर्व सीटें भी और कम, रिजर्व सीटें को और कम करके अनरिजर्व सीटें बढ़ा दी जाएंगी और आपकी सीटें गायब कर दी जाएंगी। फिर आप लड़ते रहिए, जो थोड़ा बहुत सिलेक्शन हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। एक पूरा का पूरा एक गेम है ये, इस गेम को समझिए। चलिए आप उसको देखिएगा, अपने आप समझिए और उसको लोगों को अवेयर करिए, इतना मैं करूँगा। अब हम आ जाते हैं यूपी आरओ 2025
23 को लेके विवेक यादव एंड 4 अदर्स पे लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें आपको भी पता है कि 16 मार्च को जो सुनवाई हुई थी इसमें आयोग ने 2 हफ्ते का और एक्स्ट्रा काउंटर मांग लिया था। तो 6 तारीख को हमारी सुनवाई लगी है और ये ग्राउंड 2 वीक फर्दर फाइल काउंटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने डबल बेंच में गए थे। डबल बेंच में हम इसलिए गए थे ताकि हम रिज़ल्ट को रुकवा सकें और रिज़ल्ट जारी करने के प्रोसेस को रुकवा सकें। चूँकि हम डीबी में बहुत लेट गए हैं और हमारे साथ हमने अपने लॉयर को चेंज किया। लॉयर को इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि देखिए चीज़ें समझ आती हैं मुझे भी कि मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, हमारी टीम को क्या करना है, चीज़ें समझ आती हैं। हमें भी लग रहा था कुछ चीज़ें बदलाव करने की ज़रूरत है और हमने वो बदलाव किया। अब बदलाव किया और हम आलोक मिश्रा सर के साथ आगे बढ़े, प्रियांशु शुक्ला के साथ आगे बढ़े और वहाँ पे हमारे लॉयर साहब ने बहुत अच्छा डिबेट किया। चूँकि हमारा केस मेंटेबल भी नहीं था, सुनने लायक भी नहीं था, उसके बावजूद भी वहाँ सुनवाई हुई है। अब ये देखना है कि आयोग के जो ऑनरेबल राजन राय, जस्टिस राजन राय, ऑनरेबल मंजीव शुक्ला थे, उनके सामने फ्रंट पे बोले, बहुत अच्छा सा बहस हुआ। लेट ऑब्जेक्शन बी फाइल टू द रिस्पोंडेंट विद इन 1 वीक टू द डिले कंडोलेंस एप्लीकेशन। मतलब जो हमने डीबी में जो चैलेंज किया वो चूँकि हमने डिले किया है क्योंकि 1 फरवरी को जो डिसीजन आया था जिसमें हमारे इंटरिम स्टे एप्लीकेशन खारिज की गई थी उसको लेकर हम गए थे। और लिस्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर एज ए फ्रेश। यहाँ पे हमारे जज साहब ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था बट हमारे लॉयर ने फोर्सफुली थोड़ा सा अपने पॉइंट्स रखते हुए 1 वीक का टाइम दिया। अब 31 मार्च का जजमेंट है तो मान के चलिए कि ये 31 को सुनवाई हुई थी, इसकी भी सुनवाई लगभग 6 या 7 के आसपास पड़ेगी या 8 को आसपास पड़ेगी, जो भी पड़ेगा आपको बता दिया जाएगा। तो आर का दोनों मैटर आप इस टाइम जो है डीबी में भी चल रहा है और सिंगल बेंच में भी चल रहा है। सिंगल बेंच की एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ कि आज ही आयोग ने काउंटर दिया है। सिंगल बेंच का काउंटर आज आयोग ने दे दिया है, लेकिन अभी सिर्फ विवेक यादव के नाम का काउंटर दिया है जिसमें नोटिफिकेशन चैलेंज है। बट अभी इन्होंने विजय सोनी का नाम से जो पिटीशन फाइल था उसका काउंटर नहीं दिया है। तो हम देखते हैं हम कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे नहीं आगे बढ़ते हैं और हमें आगे किस लॉयर के साथ बढ़ना है ये भी हमें देखना पड़ेगा। हमारी कोशिश यही है कि हम किसी नए लॉयर के साथ आगे बढ़ें ताकि हमें एक जीत मिले। और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो भी मैं करूँगा आपको बता के ही करूँगा और चीज़ें हैं। और यूपी पीसीएस 2025 की अगर हम बात करें तो पहले आर की बात ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर 6 तारीख को हमारी बहस होती है तो 6 अप्रैल को बहस होती है, काउंटर हम सबमिट करते हैं, 6 अप्रैल को बहस होती है तो शायद कुछ डिसीज़न आ जाए, बाकी हम देखते हैं। और डबल बेंच में भी बहस होगी। अगर काउंटर वो अफिडेविट दे देते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल दे देते हैं और ऑब्जेक्शन फाइल के बाद भी हमारा केस अगर मेरिट पे ले लिया जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि अगर रिज़ल्ट जारी हो जाए तो रिज़ल्ट जारी होने के बाद ज्वाइनिंग ना हो, ज्वाइनिंग के प्रोसेस पे हम रोक लगा दें। क्योंकि भाई कोड भी तो कुछ होता है। आपके किसी जो अपूर्णीय क्षति होगी उसको कैसे पूरा करोगे, जो बच्चे डिज़र्विंग थे उनको कैसे आप बाहर कर दोगे, उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। और मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि मैं इनको हाई कोर्ट से लेके चाहे सिंगल बेंच में जाना हो, चाहे डबल बेंच में जाना हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, इनको लेके जाएंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट जो प्रोसीडिंग होती है उसी प्रोसीडिंग से होते हुए जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चला जाए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाने का अगर प्रावधान होता तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं, क्योंकि यूपी पीएससी स्टेट के अंदर आती है और स्टेट के अंदर हाई कोर्ट आता है, सबसे बड़ा न्यायालय। तो जब तक यहाँ पे इंटरटेनिंग ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे जब भी चीज़ें हमारे अगेंस्ट में आएंगी तब हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। कोशिश यही है कि माइग्रेशन पर डिसीज़न आ जाए और माइग्रेशन पर डिसीज़न आ जाएगा तो आर का रिज़ल्ट ही पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हम तो लड़ेंगे और लास्ट तक लड़ेंगे। आयोग को चाहे जैसे भी रिज़ल्ट बनाना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और कुछ था, हाँ एक बात और कहना था, यूपी पीसीएस के लिए भी मुझे बात करनी है आप लोगों से। अरे यार, यूपी पीसीएस 2025 चूँकि इसका मेंस हो चुका है, आप लोग जानते हैं, तो मेंस के स्टे के लिए हमने ट्राई किया था। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने प्लान किया है कि यहाँ पे चूँकि मेंस के बाद इंटरव्यू का टाइम होता तो 5-6 महीने का टाइम है हमारे पास। तो हमारे पास यूपी पीसीएस को रिवाइज़ करने का भी टाइम है और इसके लिए भी नोटिफिकेशन और मेमोरेंडम चैलेंज कर दिया गया है। यहाँ पे भी हम कुछ स्टेप लेने वाले हैं, जल्दी बताएंगे और एक नए लॉयर के साथ ही आगे बढ़ेंगे, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
और नए लॉयर के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अभी जो हमारे पुराने लॉयर थे उनके साथ हम अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें कोई आउटकम मिल नहीं पाया। तो इस आउटकम ना मिलने की वजह से इनसे हम एनओसी लेके किसी नए लॉयर के साथ पढ़ेंगे। यही हम आर में भी करने वाले हैं और यही हम यूपी पीसीएस 2025 में भी करने वाले हैं। और जो अच्छे लॉयर हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और यूपी पीसीएस 2025 के भी रिज़ल्ट को रिवाइज कराएंगे, क्योंकि उसमें भी नोटिफिकेशन और मेमोरेंडम चैलेंज है। आयोग इसका काउंटर दे देता है, फिर इस पर हम बहस करेंगे, अच्छे से बहस करवाएंगे जो भी अपने लॉयर के साथ हैं। आज हियरिंग हुई थी, आज हियरिंग नहीं हो पाई थी, आज टेकअप नहीं हो पाया था केस का। तो आप लोग वेट करिए, ठीक है। अब हम एक और आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, ये है अब यूपीएससी तो काम कर ही रहा था। यूपी क्या कर रहा है, ये यूपी एजीटीए की भर्ती है। 1692 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, 213 पोस्ट है एससी में, 6 पोस्ट है एसटी में, अन्य पिछड़ा वर्ग में 573 है। इस तरीके से इन्होंने 275 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस का। तो कुल पद हो गया 2759 पद। मतलब आप ओबीसी की पोस्ट देखिए और एससी की पोस्ट देखिए कितना कम गया है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 1% का सीट कम है। ये भी मैं डाटा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपकी सीटों को मारा जा रहा है, और ये इस बात को भी कोई नहीं उठा रहा है। ये भी बड़ी बात है, दिखाता हूँ मैं आपको। एससी एसटी वाले अब सिर्फ आरक्षण का प्रतीक बन के रह गए। एससी एसटी और ओबीसी को उनका कानूनी हक नहीं दिया गया। एससी को 21% की जगह सिर्फ 7.72% लगभग 366 पद कम है, और एसटी को 2% की जगह सिर्फ 0.22% लगभग 49 पद कम है। ओबीसी को 27% की जगह 20% लगभग 172 पद कम है। मतलब आप सोचिए, इतने पद कम किए जा रहे हैं, इतने लोगों की नौकरी मारी जा रही है। एक पद से एक परिवार का पूरा घर चल जाता है, एक परिवार मतलब पीढ़ी आगे बढ़ जाती है, उस पीढ़ी को ही रोक दे रहे हैं। अनरिजर्व को 40% की जगह 61% सीट दी गई है, 588 पद अतिरिक्त किया गया है। लेखपाल भी ये हुआ था। वहीं आरक्षण समीक्षा के नाम पे पिछड़े दलितों को सीटों काटकर युवाओं को मलाई खिला दी गई। अब प्राविधिक सहायक में भी वही पुराना खेल दोहराया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, यह है यूपी यो भी अपना गेम खेल रहा है अच्छे से। यूपी का ये लोअर का पोस्ट है। मुझसे कई स्टूडेंट बोले कि सर हमारे मुद्दे को भी आप उठा दिया करिए, तो मैं उठा दे रहा हूँ भाई। आरक्षण की बात है तो वहाँ तो मैं बोलूँगा चाहे कुछ हो जाए, और विथ फैक्ट के साथ है, हैंड रिटन है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही तैयार कर दिया गया है। सीधा पॉइंट पे आते हैं। 1030 किसको दिया गया है, यूआर को। 222 सीट, इसको तो 1252 सीट हो गई, मतलब एक हिसाब से जनरल कैटेगरी को। 54% सीट दी गई है लोअर पीसीएस में जनरल कैटेगरी को। ओबीसी को 565 सीट्स, 24%। यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, 3% तो मार ही लिया। मतलब जो हमारी सीट है वो भी मार ले रहे हैं ये लोग। और एससी में 420 सीट है, 18% सीट दिया। ये सब शासन स्तर पे चीज़ें होती हैं, शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। माननीय सीएम जी तक ये वीडियो जानी चाहिए, माननीय सीएम को अवगत कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकारी लोग यही गड़बड़ काम कर रहे हैं। एसटी में 48 सीट है, 2.1% सीट। तो इस तरीके से आपका डे बाई डे हक मारा जा रहा है। और भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ, ये डाटा आए हैं पूरा। तो यही सारी चीज़ें हैं। यूआर को 45% सीट दिया गया लोअर पीसीएस में, और एससी को 18%, एसटी को 2%, ओबीसी को 24%, ईडब्ल्यूएस को 9%। इस तरीके से सारा का सारा हक मारा जा रहा है। अब क्या किया जाए, आप देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, मैं बात ख़त्म करता हूँ। सीधी सी मैं आप एक बात से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को, माइग्रेशन की लड़ाई को समझिए। ये माइग्रेशन की लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, रिजर्वेशन की लड़ाई है। और रिजर्वेशन की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसीजन दे चुका है, उसके बावजूद भी ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो आप लोग को यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है। आरओ में और यूपी पीसीएस में कम से कम आरओ में 11 लाख लोग फॉर्म भरे थे, और यूपी पीसीएस में 7 लाख लोग फॉर्म भरे थे। और क्या इसमें रिज़र्व कैटेगरी के 11 और 7 कितना होता है, लगभग 16, 17, 18 लाख होता है। 16, 17, 18 लाख में क्या 12, 13 लाख रिज़र्व कैटेगरी के लोग नहीं होंगे? लेकिन अपना टेलीग्राम ग्रुप देखिए कितना छोटा है,
सिर्फ 8,000 लोग हैं। बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्या? आपको ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। ग्रुप ज्वाइन करके लोगों को अवेयर करिए, लोगों को बताइए यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो रही हैं, वो हो रही हैं। अब लोगों को ग्रुप नहीं ज्वाइन करा रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे, तो लोग अवेयर कैसे होंगे? जो दिखाया जा रहा है आप वही देखे जा रहे हैं। इनका सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। UP-PCS माइग्रेशन ग्रुप है, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी मैं ग्रुप का लिंक इसमें से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। दूसरी बात, आपसे एक बात और कहनी है। या तो इस लड़ाई को फाइनल अंजाम तक लेके जाइए, या तो फिर लड़िए मत। मैं सीधा एक ही बात जानता हूँ, मैं इस लड़ाई में उतरा हूँ तो मैं इसको फाइनल तक लेकर जाऊँगा। और मेरे साथ मेरी जो टीम है, मैं और लोकेश, वो और बाकी अदर भी टीम है, वो हम लोग पूरा लीगल काम अच्छे से करेंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। अब चाहे हाई कोर्ट जाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो। और जो व्यक्ति बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप हाई कोर्ट नहीं आ सकते, आपसे बोला जाता कि आप इस हियरिंग में प्रेजेंट हो जाइए, पिटिशनर हाई कोर्ट में जाते नहीं हैं, टेलीग्राम ग्रुप में बस मैसेज कर देने से ये कर लो वो कर लो, और वहाँ पहुँचते नहीं हैं, तो ज्ञान देना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ हम लोग बोलते हैं तो करते हैं। और वहाँ पे मैंने कई दिन से बोल रहे थे, कई लोग टेलीग्राम में मैसेज कर रहे थे कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। वो लोगों को मैंने अपना नंबर दिया, लेकिन वो हाई कोर्ट तक नहीं प्रेजेंट हुए, आए तक नहीं मिलने। तो ऐसे लोग सिर्फ टेलीग्राम पे ज्ञानबाजी दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इन लोगों से दूरी बना के रखिए। और एंटी माइग्रेशन वाले हर ग्रुप में ज्वाइन करके बैठे हैं, जो आपको मिसलीड करने का काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको उससे बेनिफिट हो रहा है। दूसरा एक बात, जो अपनी ही रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं, एक्चुअल में इनके अंदर ही यूनिटी नहीं है। सही बात तो बोलूँ मैं, ये जितने लोगों ने यूनिटी दिखाया है वो हमारे समाज के जागरूक लोग हैं, वो हमारे समाज के जागरूक लोग हैं। वो भी इतना पढ़े लिखे हैं तब जागरूक हुए हैं। बाकी लोग तो यूनिटी भी नहीं दिखा पा रहे हैं, अपने ही समाज को पीछे करने में लगे हुए हैं, अपने ही समाज के लोगों को हाथ पैर खींचने में लगे हुए हैं। और मैं खुद देख रहा हूँ, मुझे ही कई लोग टारगेट कर रहे हैं, मुझे ही कोई लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही समाज के लोग। तो मैं क्या ही बोलूँ। इन लोगों को आप लोग सबक सिखाइए, इन लोगों को आप ही लोग जवाब दीजिए। सबको मैं जवाब नहीं दे सकता, पर्सनली मैं सबको मैसेज नहीं कर सकता, सबको मैं जवाब नहीं दे सकता। और लड़ाई लंबी है तो लंबी है, और जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लोग नौकरी ले लेंगे, ले लेने दीजिए, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। बस मैं से आपसे इतना ही कहना है, और कुछ नहीं। दूसरी चीज़, सबको अवेयर करते जाइए, अवेयरनेस फैलाइए। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप UP-PCS नगरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। वीडियो आपको मिलती रहेगी, जब ज़रूरत होगा तभी मैं वीडियो शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेके। और अभी जल्दी हम कुछ और भी फैसले लेने वाले हैं, तो आपको चीज़ें दिखेंगी। बाकी सारा काम अच्छे से चल रहा है, आप अपना भरोसा बनाए रखें और साथ देते जाइए। हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी, भले हमें टाइम लगे, क्योंकि रिजर्वेशन की लड़ाई है। रिजर्वेशन की लड़ाई में कोई भी साथ नहीं देता है जो हमारे अगेंस्ट होता है। आपको भी पता है कि आप बताओ कि हमें रिजर्वेशन की आप जब कहीं बात करते हो तो लोग मतलब जानते हैं कि एक विशिष्ट वर्ग हमसे भड़कता है इस बात को लेके। आज के टाइम में कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी अब ये नहीं कहता है कि भाई मेरे नंबर ज़्यादा आते हैं। पहले यही लोग आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले कहते थे मेरे नंबर ज़्यादा आते हैं। आज इन लोग कोई नहीं बोलता है मेरे नंबर ज़्यादा आते हैं। अब सभी लोग शांत हो गए हैं, क्योंकि सभी को मैंने एक्सपोज कर दिया है कि देखिए किसके नंबर ज़्यादा आते हैं और किसको बाहर किया जा रहा है। तो आप लोग यूनिटी दिखाइए, आप यूनाइट होइए और एक दूसरे से बात करिए और एक दूसरे को सपोर्ट करिए, ना कि एक दूसरे का पैर खींचिए, वरना फिर आप लोग इसी दलदल में फंस के रह जाएंगे। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, और मैं आप लोग के साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, और हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो धन्यवाद।